वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इस टॉपिक को हमें मौर्यों से पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी इसको पढ़ लेते हैं। और टॉपिक जो है हमारा वो है मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो आज हम मगध साम्राज्य के उदय के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए देखो भाई, मगध साम्राज्य के उदय को अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए पहले कि हमने पहले की क्लासों में पढ़ी थी 16 महाजनपद। उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। उन महाजनपदों में 16 महाजनपदों में बहुत सारे महाजनपद थे जिनके बारे में हमने बात करी थी। 16 में से 8 यूपी में थे। उन महाजनपदों में एक महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण था जो कि गंगा नदी के किनारे था और उसका नाम था मगध। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में ज़्यादातर महाजनपद समय के साथ समाप्त होते चले गए और अंत में एक जो महाजनपद बचा और जिसने साम्राज्य की स्थापना करी, उस महाजनपद का नाम है साथियों मगध। तो आज हम मगध साम्राज्य के बारे में ही बातचीत करेंगे और इस पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृहद्रथ था। इसका संस्थापक वृहद्रथ था। उसका पुत्र जरासंध ने गिरिव्रज यानी राजगृह को राजधानी बनाया। इस नगर के अन्य नाम जो पुराणों में मिलते हैं वो है कुशाग्रपुर, वासुमती, मगधपुर, वृहद्रथपुर, बिंबिसारपुरी इत्यादि। बट बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो पहला वंश मगध की गद्दी पर बैठा है वो है हर्यक। तो हर्यक की ही आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला राजवंश जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो है हर्यक। देखिए साथियों, हर्यक वंश का एक नाम और भी है। इसका एक अन्य नाम है पितृहंता। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, महत्वपूर्ण है। हर्यक वंश का एक अन्य नाम क्या है? पितृहंता वंश है। पितृहंता वंश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के जितने भी शासक हुए हैं वो सब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं। यानी पहले उन्होंने अपने पिता को मारा तब वो गद्दी पर बैठे, इसीलिए इस वंश का एक अन्य नाम है पितृहंता वंश। तो पितृहंता वंश में जो पहला शासक है हमारे पास वो है बिंबिसार। 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक गद्दी पे रहा है। तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं बिंबिसार की। देखो भाई, बिंबिसार बुद्ध तथा महावीर के समकालीन था, यानी इनके समय में ही था। श्रोणिक तथा सोनीय बिंबिसार की उपाधि है। इसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखना। दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस तथा मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस मिलता है, याद रखिएगा। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र के अनुसार बिंबिसार हर्यक वंश का था। ठीक है, जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र हैं कुड़िक, हल्ल, वेहल्ल, अभय, नंदीसेन तथा मेघ कुमार। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जिसका नाम है जीवक को बुद्ध तथा संघ का चिकित्सक नियुक्त किया। यानी जो जीवक था, जो बिंबिसार का डॉक्टर था, पर्सनल डॉक्टर था, उसको उसने बिंबिसार ने भगवान बुद्ध का डॉक्टर बनाया। ठीक है, और जो संघ में जो सन्यासी रहते थे उनका भी डॉक्टर नियुक्त किया। आरंभ में बिंबिसार तथा अवंती नरेश प्रद्योत के साथ प्रतिद्वंदिता थी, यानी इन दोनों में युद्ध चलता रहता था, लेकिन बाद में वो मित्र बन गए। मित्र कैसे बन गए कि चंड प्रद्योत को हो गया था पीलिया। इसका नाम पूरा है चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत को पीलिया हो गया, तब बिंबिसार ने अपने वैद्य जिसका नाम है जीवक उसको उज्जैन भेजा और कहा कि जाकर के इलाज करके आओ चंड प्रद्योत का, और तब से ये लोग दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए। ठीक है, आगे देखो। जैन लेखकों के अनुसार बिंबिसार ने कारागार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। विनय पिटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। कुल मिला के अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार डाला और तब गद्दी पर बैठा अजातशत्रु। अब आप देख रहे हो, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार डाला, इसीलिए इस वंश का क्या नाम है? पितृहंता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो व्यक्ति है जो हर्यक वंश की गद्दी पर बैठा है वो है अजातशत्रु। 492 से 460 ईसा पूर्व। देखो जरा इसके बारे में। अजातशत्रु हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली तथा आक्रामक शासक था। उसने अपने पिता की सैन्य विजय द्वारा विस्तारवादी नीति का पालन किया। कुड़िक और वैदेही पुत्र अजातशत्रु की उपाधियां थीं। ऐसा माना जाता है कि मगध पर राज करने की व्यग्रता में उसने अपने पिता की हत्या कर दी, बिल्कुल सही बात है, और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसी के राज्यकाल में हर्यक वंश अपने गौरव के शिखर पर पहुंचा। ठीक है, अच्छा, अजातशत्रु इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अजातशत्रु के ही समय में मौजूद थे भगवान बुद्ध, और जैसा कि आप देख सकते हैं
अजातशत्रु के शासनकाल में ही 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसी के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली बौद्ध संगीति कब हुई, मतलब किस राजा के समय में हुई, तो आप ध्यान रखना पहली बौद्ध संगीति हुई है 383 ईसा पूर्व में, और किसके समय में हुई है, अजातशत्रु के समय में। ठीक है, चलिए आगे देखो। अजातशत्रु का सर्वप्रथम संघर्ष अपने मामा प्रसेनजीत के साथ हुआ, ध्यान रखना, जो कि बिंबिसार को मिले सलूक से व्यथित था, यानी इसने अपने पिता बिंबिसार के साथ खराब जो है व्यवहार किया, इस वजह से उसके मामा जो कि साले हो गए बिंबिसार के, उन्होंने हमला कर दिया, इसके मतलब इसके साथ युद्ध हुआ। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से काशी राज्य को वापस करने को कहा, जिसे उसकी माता को दहेज में दिया गया था। बात समझ रहे हैं ना। अजातशत्रु ने काशी को वापस करने से इनकार कर दिया और एक भयंकर युद्ध के बाद ही प्रसेनजीत काशी को मगध के साथ छोड़ने के लिए तैयार हुआ। यानी एक युद्ध हुआ जिसमें प्रसेनजीत की हार हुई और अंत में प्रसेनजीत ने काशी को छोड़ दिया। इस तरह से अजातशत्रु ने अपने नाना वैशाली नरेश चेतक के साथ युद्ध किया और 16 वर्ष तक चले लंबे युद्ध के पश्चात वह वैशाली का पराक्रम तोड़ने में सफल रहा। इस प्रकार न केवल उसने काशी को अपने पास रखा, बल्कि वैशाली को भी मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने 2 नए प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला है महाशिलाकांतक, एक युद्ध इंजन जिसका प्रयोग गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। आपने शायद मूवी देखी होगी, बहुत ही फेमस है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बाहुबली, है ना। बाहुबली में आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ यंत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर जैसे क्या है कि इस तरीके से जो है यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे और इस तरीके से पत्थरों को यहाँ पर फेंका जाता था, इस तरीके से घुमा करके, है ना। तो वैसे ही यंत्र था ये। और दूसरा था रथ मूसल, जिसका प्रयोग बड़ी संख्या में वध करने वाले गधा, यानी ये रथ में गधे लगे होते थे काफ़ी बड़े बड़े, और जब रथ चलता था तो गधे भी चलते थे और उनके संपर्क में जो भी आता था उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। तो इस तरीके के हथियारों का प्रयोग कर रहा है अजातशत्रु, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने बात करी अजातशत्रु के बारे में और उसके पिता बिंबिसार के बारे में। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे उदयन और शिशुनाग के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी, आप लोग हमको प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जल्दी ही आरओ और बीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।